सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जितने भी साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। आज हम 12th हिस्ट्री के पहले अध्याय के हमारे अगले टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम पाठ है एनसीईआरटी बुक का ईंट, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ हमारा टॉपिक है, छठा सब टॉपिक किताब में, इस लेसन में उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो शिल्प उत्पादन के कार्यों में लगे हुए थे। शिल्प उत्पादन के कार्यों में वो अनेक तरह के धातुओं का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी थी वो स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध हो जाती थी। बाकी लकड़ी थी, धातु थी, ये जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवानी पड़ती थी। अब जो सामान आता था, जाता था, किस माध्यम से ये सामान लाते थे, ले जाते थे, तो हमें बैल के और गाड़ियों के साक्ष्य मिले, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, मृण्मय मूर्तियाँ जिनको बोलते हैं, जिनके आधार पर इतिहासकार यह आंकलन कर पाए हैं कि ये सामान लाने के लिए, सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ये सामुद्रिक मार्ग द्वारा भी व्यापार करते थे। मोहरों और मुद्रांकनों पर हमें नावों के साक्ष्य मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि ये समुद्री व्यापार भी करते थे। अब व्यापार था वो उपमहाद्वीप के अंदर भी होता था और सुदूर क्षेत्रों के साथ भी व्यापार किया जाता था। यानी कि कहने का तात्पर्य है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने देश में भी व्यापार करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते जाते थे, विदेशों में भी जाते थे, वहाँ अपने अभियान भेजते थे और इस तरह से व्यापार में संलग्न थे। तो उपमहाद्वीप में व्यापार करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग दो रास्ते अपनाते थे। पहला तो था बस्तियाँ स्थापित करना। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इन्होंने बस्तियाँ स्थापित की और माल प्राप्त किया और उसके आधार पर अपने शिल्प उत्पादन के कार्यों को आगे बढ़ाया। जैसे कि लाजवर्द मणि है, इसका केंद्र सोर्तगुई के आसपास स्थित था, वहाँ से ये लाजवर्द मणि मंगवाते थे। कार्नेलियन पत्थर है, लोथल से मंगवाते थे। शेलखड़ी है, शेलखड़ी ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगवाते थे। इसके साथ साथ तांबा भी आयात करते थे। कुछ जगहों पर ये अभियान भेजते थे और जहाँ से वस्तुएं फिर मंगवाते थे। अभियान भेजने के साक्ष्य हमें सुदूर दक्कन, जैसे कि कर्नाटक है, कर्नाटक से ये सोना मंगवाते थे, तो वहाँ ये अभियान भेजते होंगे और अभियान के द्वारा लोग वहाँ से अपना सामान लाते होंगे। खेतड़ी अंचल से तांबा मंगवाते थे, वहाँ भी उन्होंने अपने व्यापारिक कारवाओं को भेजा और वहाँ से तांबा प्राप्त किया। जो खेतड़ी अंचल है क्षेत्र, उसको पुरातत्वविद शास्त्री गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम देते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से तांबे की अकूत संपदा मिली है, इसलिए इस क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो रहन सहन था, खान पान था, वो हड़प्पा संस्कृतियों के लोगों से भिन्न था। सुदूर क्षेत्रों से भी ये लोग व्यापार करते थे, नहीं विदेशों से भी व्यापार करते थे। हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें इस बात की पुष्टि होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मगान से तांबा आयात करते थे। मगान का जो तांबा था और हड़प्पा सभ्यता का जो तांबा था, उसमें निकिल की मात्रा बराबर मिली है, जिसके आधार पर पुरातत्वविद शास्त्री ये आंकलन कर पाए हैं कि ये तांबा आयात करते थे और मगान से मंगवाते थे। तांबे के बदले में ये सुगंधित द्रव्यों का आयात करवाते थे। हमें मेसोपोटामिया से मृतपान मिले हैं जिन पर काली परत चढ़ाई गई थी। इनमें शायद कोई सुगंधित द्रव्य पदार्थ भरकर ये भेजते थे। काली परत इसलिए चढ़ाई जाती थी ताकि वो उन द्रव्यों के रिसाव को रोक सके।
मेसोपोटामिया से हमें 3000 ईसा पूर्व के एक अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख में हमें मगान यानी ओमान से व्यापारिक संबंधों का हमें उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा से लाजवर्द मणि, तांबा, अन्य धातुएं, कार्नेलियन पत्थर आदि मंगवाते थे। जो मेसोपोटामिया या अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंधों का भी उल्लेख मिल रहा है। ये मगान से यानी ओमान से, बहरीन से, दिलमुन से इनके व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया के हमें मिथिक मिलते हैं, उनमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो और वो तुम्हारे राजप्रसाद में रहता हो, इस तरह की पंक्तियां हमें लिखी मिलती हैं। तो हाजी पक्षी से यह तात्पर्य मोर से है। और मेसोपोटामिया से मोहरों और मुद्रांकनों पर नावों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा से भी जो मोहरें मिली हैं, उन पर नावों के चित्र मिले, ये दर्शाते हैं कि उन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे। बहरीन से है, दिलमुन से है, फारस से है। वहाँ की खाड़ियों, वहाँ के जो व्यापारिक रिश्ते थे, वहाँ से जो मोहरें प्राप्त होती हैं, उन मोहरों से इस बात की पुष्टि होती है, क्योंकि उन पर नावों के चित्र थे जो ये दर्शाते हैं कि वो व्यापारिक रिश्ते उनके साथ कायम करते थे। अब अगला टॉपिक है हमारा मोहरे, मुद्रांक, लिपि और बाट। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मोहरे और मुद्रांकन इस बात का प्रतीक होते थे कि सामान सही जगह पर सुरक्षित पहुंच गया है। इससे प्रेषक का भी पता चलता था। ये सामान भेजने के लिए थे बोरों का इस्तेमाल करते थे। बोरों पर ये रस्सी से उनका मुंह बांधते थे, गिल्ली मिट्टी लगाते थे, फिर मोहरों को दागा जाता था। और जब मोहरें सूख जाती थी तो उस सामान को भेजा जाता था। और जब तक मोहरे या मुद्रांकन अक्षुण्ण बने रहते थे तो ये माना जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये इस लेसन का। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की हमें अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। दूसरी विशेषता, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा, इस लिपि में का जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह मिले। चौथा, इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के आसपास है। पांचवा, ये लिपि तांबे के बर्तनों की एवटों पर, आभूषणों पर, औजारों पर, मुहरों पर, मृद भांडों में मिलती है। अब है बाट। बाटों पे 2 नंबर का प्रश्न आ जाता कई बार। हड़प्पा सभ्यता के बाटों पर नोट लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता के बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर के बने थे, दवी आधारी थे, 2 आधार थे। जैसे कि आजकल के बाटों से तुलना करें तो बाटों के तो दो ही आधार होते हैं, एक ऊपरी भाग, एक निचला भाग। तो दवी आधारित थी। निचला भाग था वो आनुपातिक प्रणाली का अनुसरण करता था, जैसे कि 1:2:4:8:8:16:32 इस तरह से दर्शा रहे थे बाट। और जो ऊपरी भाग था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के बाट मिले हैं। बाटों का इस्तेमाल मापतोल के कार्यों में किया जाता था। धातु के तराजू के पलड़े भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये सामान तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते थे। अगला हमारा टॉपिक है प्राचीन राजसत्ता। यहाँ जो प्रश्न बनेगा कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के शासकों के द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शासक वर्ग था वो अनेक प्रकार के कार्यों में संलिप्त था। जैसे कि शिल्प उत्पादन का कार्य है, बड़े स्तर पर किया जाता था। हड़प्पा में भी होता था, मोहनजोदड़ो में भी होता था शिल्प उत्पादन का काम, चौंदड़ो में भी होता था, नागेश्वर बालाकोट में भी होता था। नागेश्वर बालाकोट तो शंख के सामान बनाने के प्रमुख क्षेत्र थे। चौंदड़ो था, चौंदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं।
तो इतने बड़े स्तर पर शिल्प उत्पादन होता था। इसके साथ साथ मोहरें मिली हैं, मुद्रांकन मिले हैं, बाट मिले हैं, औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं। यहाँ की नगर योजना देखने को मिलती है, विश्व की सबसे उत्तम नगर योजनाओं में से एक थी, जो उस समय की सभ्यताओं में कहीं देखने को नहीं मिलती। सड़क निर्माण देख लीजिए, गलियों का निर्माण देख लीजिए, सीवरेज सिस्टम देख लीजिए। इतना बेस्ट था कि अर्नेस्ट मैके बताते हैं कि इस तरह की जल निकासी की प्रणाली तो उन्होंने जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी हासिल की थी, कहीं भी देखने को उसको नहीं मिली थी। तो इस तरह से ये सारे कार्य दर्शाते हैं कि ये सारे काम शासक वर्ग द्वारा किए जाते होंगे। गृह स्थापत्य देख लीजिए, ईंटों के आकार को देख लीजिए, सभी में समानता मिलती है। इस आधार पर पुरातत्वविद शास्त्री या इतिहासकार ये आंकलन कर पा रहे हैं कि ये सारे कार्य शासक वर्ग द्वारा किए जाते थे। अब प्रश्न उठता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, या हड़प्पा का अलग राजा था, या मोहनजोदड़ो का अलग राजा था, या यहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। लेकिन ज़्यादातर जो पुरातत्वविद शास्त्री मानते हैं, उनका मानना है कि यह शासक वर्ग द्वारा राज किया जाता था। और इस तरह की जो समानताएं यहाँ देखने को मिलती हैं पूरी सभ्यता में, जो फीचर्स हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि ये सारे काम संभावित है शासक वर्ग द्वारा किए जाते होंगे। अब इस पाठ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन पर नोट लिखें। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो समृद्ध क्षेत्र थे हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि चोलिस्तान था, उन क्षेत्रों को त्याग दिया गया था। 1900 ईसा पूर्व के आसपास जब आते हैं तो हमें हरियाणा में, आलमगीरपुर यूपी में, राजस्थान में इस सभ्यताओं के प्रसार के संकेत मिलते हैं। इस सभ्यता की जितनी विशेषताएं थी, जैसे कि मोहरे हैं, बाट हैं, मनके हैं, औजार हैं, लंबी दूरी का व्यापार है, नगर योजना है, वो सारी विशेषताएं 1900 ईसा पूर्व तक आते आते उनके चिन्ह मिट जाते हैं। और ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि जिन विशेषताओं के लिए इनको जाना जाता था, वो सभ्यता पतन की तरफ अग्रसर हो चुकी थी और ग्रामीण सभ्यताएं अब अस्तित्व में आ चुकी थी। इस सभ्यता के पतन के लिए इतिहासकार मानते हैं कि कुछ सामूहिक रूप से कुछ कारक इसके लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार थे। जैसे कि सबसे पहले जो कारण प्रमुख माना जाता है, वो कहते हैं कि सिंधु नदी में ने अपनी धारा बदल लिया, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण इन स्थलों को लोगों द्वारा त्याग दिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बनाया जाता है कि महामारी आ गई, मलेरिया फैल गया, चेचक आ गई, जिसके कारण लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर चले गए, क्योंकि भारी विनाश का उनको सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से ये भी माना जाता है कि आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों के आगमन के कारण यहाँ मार काट चली, जिसके कारण आर्यंस ने इस सभ्यता पर अपनी विजय पताका फहराई और इस सभ्यता का पतन हो गया। क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें अनेक अस्थि पिंजर मिले जिन पर तेज धारदार हथियारों के चिन्ह मिलते हैं। तो ये कुछ सामूहिक कारण थे जिसके कारण इस सभ्यता का सॉरी पतन हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अब हम एक अंक वाले प्रश्नों पर फिर से डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो टॉपिक आज सब टॉपिक पढ़ाया उस पर एक अंक वाले प्रश्न, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे जो एक अंक वाले प्रश्न है, एक तो 2 नंबर का प्रश्न आता, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से आप क्या समझते हैं। अभी राजस्थान के खेतड़ी से हमें तांबा की अकूत संपदा मिली है, जिसको इतिहासकार गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानते हैं। 2 नंबर का बेटा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेशक नोट कर लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके शिल्प उत्पादन के केंद्रों के बारे में भी एक अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि यह राजवर्धमणि कहाँ से लाते थे, सूरजपुरी से लाते थे। अगला 1 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न, कार्नेलियन पत्थर कहाँ से लाते थे। कार्नेलियन पत्थर लोथल से लाते थे। छेलखड़ी पत्थर ये कहाँ से मंगवाते थे, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगवाते थे। तांबा कहाँ से लाते थे, खेतड़ी राजस्थान से लाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे, कर्नाटक से मंगवाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध किन देशों के साथ थे, बहरीन के साथ थे, मगान के साथ थे, ओमान के साथ थे, दिलमुन के साथ थे, जिनको सामूहिक रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। इन क्षेत्रों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे।
हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पदार्थ के बने थे? चर्ट नामक पदार्थ के बने थे। कैसा आकार था? दवी आधारी थे। किस पत्थर के बने थे? चर्ट नामक पत्थर के बने थे। 2 नंबर का प्रश्न लिपि पे पूछ लेते हैं। लिपि की विशेषताएं बताइए। लिपि चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। कई बार प्रश्न पुट कर दे, अविचित आप कैसे कहेंगे कि जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? क्योंकि दाईं और हमें चौड़ा अंतराल मिलता है, इस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि 2-2 अंक के। बड़े प्रश्नों में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभी तक में, हड़प्पा सभ्यता के पतन पर नोट लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता के व्यापार वाणिज्य पर नोट लिखे। हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य, शासक वर्ग द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों पर चर्चा कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से इनका रिवीजन करना है, अच्छी तरह से याद करने, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी, ये आपके काम आएंगे। थैंक यू।